नाज़रीन आदाब, खबर खास में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से बात करेंगे मदारिस की। जी हाँ, इस बार हम बात करेंगे आसाम की, जहां पर मदारिस पर हुकूमत की नजर हो गई है। आसाम हुकूमत मदारिस की बढ़ती तादाद से बेहद फिक्रमंद दिखाई दे रही है। मदारिस की तादाद को कंट्रोल करने, उन्हें ज़वाबित यानी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत लाने के लिए रियासती हुकूमत ने आसाम मदरसा एजुकेशन बिल 2018 को असेंबली में मुतारफ करवा दिया। असेंबली उमूर के वजीर चंद्रमोहन पटवारी ने कहा कि मदारिस या इस जैसे तालीमी इदारों की तादाद पर कंट्रोल करने के मकसद से ये बिल मुतारफ करवाया गया। एक अंदाजे के मुताबिक रियासत भर में 1000 से ज्यादा मदरसे हैं। इनमें सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसों की तादाद तकरीबन 100 है। ख्याल रहे कि सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसों में हफ्तावारी जुमे की छुट्टी पहले ही खत्म की जा चुकी है। और मदरसों की तादाद पर कंट्रोल करने के बिल के अलावा रियासती असेंबली में एक और बिल भी पेश किया गया। ये बिल रियासत के प्राइवेट तालीमी इदारों में बरसर खिदमत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कम से कम माहाना तनख्वाह मुकर्रर करने से जुड़ा है। असातिज़ा यानी टीचर्स की तकर्री के लिए प्राइवेट स्कूलों को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के असूलों की तामील करनी होगी। मदरसों की बढ़ती तादाद पर हुकूमत नकेल कसना चाहती है और एक ख़ास बिल जो है वो इस सिलसिले में असेंबली पे पेश किया गया है। आसाम एजुकेशन मदरसा बिल 2018 को असेंबली में पेश किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आसाम में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बाकायदा बिल पेश करने की ज़रूरत आई? क्या वहाँ के मदारिस जो हैं वो उसूल व ज़वाबित की पासदारी नहीं कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ख़ास गेस्ट भी मौजूद रहेंगे। आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद रहेंगे अमीनुल इस्लाम साहब, जो कि MLA हैं ढींग आसाम से, और साथ ही साथ बीजेपी के लीडर प्रमोद स्वामी भी हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ चलिए पहले मौजूद है अमीनुल इस्लाम साहब। अमीनुल इस्लाम साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, अचानक हुकूमत की नजर करम आसाम के मदरसों की जानिब हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, द आसाम मद्रासा एजुकेशन प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉइज एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मद्रासा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिल 2018 आज इंट्रोड्यूस किया गया है आसाम के विधानसभा में। और इस बिल खास तौर पर जितने सरकारी भेंसार मदरसा थे, भेंसार मदरसा ऐसे होते हैं जो किसी इलाका के पब्लिक ने, किसी इलाका के पब्लिक कोई मदरसा स्टार्ट करते हैं और इसमें वहाँ एक कमेटी होते हैं, पब्लिक कमेटी, और वो कमेटी उस मदरसा को चलाने के लिए जितने टीचर्स की आवश्यकता है उन टीचर्स को अपॉइंटमेंट करते हैं। और इस तरह वो लोग जितने सरकारी दफ्तरी कानून है, कानून के मुताबिक परमिशन, इसके बाद रिकॉग्निशन मिलते हैं और इसके बाद उसको जब तक प्रोविंशियलाइजेशन नहीं किया जाता है तब तक इस मदरसा का तनख्वाह, जो वहाँ का जितने टीचर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलते हैं। और इस मदरसा को प्रोविंशियलाइज करने के लिए हमारे कानूनी तौर पर एक बिल हमारे असेंबली में पास करना जरूरी होते हैं। और इसलिए अभी तक जितने वेंचर्स मदरसा आसाम में है, वेंचर मदरस के लिए एक बिल आज आसाम विधानसभा में लाए गए और इसमें कोई शराइत ऐसे दिए गए कि किस तरफ की मदरसा को प्रोविंशियलाइज किया जाएगा और इसके लिए क्या शराइत मुनासिब होगा और वहाँ का जो टीचर्स होगा, टीचर्स के लिए कैसा शराइत होगा, ये सब इस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया है। अमीनुल इस्लाम साहब, यहाँ हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, अमीनुल इस्लाम साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक जो मदरसे वहाँ पर थे, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे? क्या वहाँ पे तमाम चीज़ें ठीक ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी? आखिर इस बिल का आज मकसद?
देखिए, एक तो मदारिस जो कौमी मदारिस होते हैं, कौमी मदरसा तो जो गैर सरकारी होते हैं वो सरकारी नहीं होते हैं, वो तो पब्लिक चलाते हैं। वहाँ हमारे कुछ दीनी तालीम और इसके सिवा कोई और दूसरे ऐसा कुछ फन भी सिखाए जाते हैं। और एक मदरसा है जो सरकारी होते हैं, और सरकारी मदरसा हमारे असम का जो सिस्टम है, सरकार इस मदरसा को एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, पहले तो पब्लिक इस मदरसा को चलाते हैं, और कानूनी तौर पर परमिशन, रिकॉग्निशन और दूसरे सारे जितने कानूनी जरूरियत है वो हासिल करने के बाद सरकार जब उसको प्रोविंशियलाइज करते हैं, प्रोविंशियलाइज करने के बाद ही उस जो टीचर्स है उनको तनख्वाह मिलते हैं। तो आज जो बिल लाया गया है हमारे विधानसभा में, वहाँ सिर्फ उस मदरसे के लिए जो सरकारी नियम और कानून के तहत जिस मदारिस खोला गया और चला जा रहे हैं, और उस मदारिस को प्रोविंशियलाइज किया जाएगा, और जो टीचर्स है उनमें जिसका NCTE और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जो क्वालिफाइड है और जो 6 साल से ज्यादा। चलिए ठीक है, तो तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रख के इस बिल को लाया गया है। हमारे साथ बीजेपी के लीडर प्रमोद स्वामी भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं अपने चैनल में। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज ये मदरसा बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, मकसद क्या है, फायदा किसका, नुकसान किसका? नहीं, फायदा जनता का होना चाहिए, और हमारी जो नीति है सबका साथ और सबका विकास की हमारी नीति है। हाँ। और इस बार जो असम सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें जो आपके जो हमने स्कॉलरशिप दी है, स्कॉलरशिप स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की है, जो हमारी जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो हमारी बच्चियां हैं जो स्कूलों में जाती हैं, उनके लिए 2018 के बजट में हमने 250 करोड़ रुपए के हमने सैंक्शन किया है, और 2000, 4000, 6000 से लेकर के 10,000 रुपए तक जो 10वीं, 11वीं और 12वीं और उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो हमारी छात्राएं, हमारी बहनें हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, उनको हम एनुअल स्कॉलरशिप देंगे, और उसके लिए हमने 250 करोड़ रुपए हमने निर्धारित की है। तो हमारा जो लक्ष्य है कि जो इतने दिनों तक जो माइनॉरिटीज के नाम में जो राजनीति की गई और माइनॉरिटी के लोगों की जो उपेक्षा की गई, वो उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास की जो हमारी नीति है उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और इस बिल का जो आपने जिक्र किया उसका हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि ये जो मदरसे हैं ये वैधानिक मानदंडों के अंतर्गत आने चाहिए, ये हमारा मकसद है। और दूसरा, इनमें जो हमारे जो शिक्षक हैं वो जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा जो है वो उस शिक्षा का जो स्टैंडर्ड जो है वो उच्च स्तर का स्टैंडर्ड होना चाहिए। और मदरसों में जो शिक्षा है वो शिक्षा जो है वो राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। यानी आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि मदरसों में जो तालीम, जो एजुकेशन दी जाती है उस पर सवाल, मदरसों में जो तालीम, एजुकेशन दी जाती है उस पर सवाल है? नहीं, तालीम पे मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा जो है वो हमारा बेसिक्स है, हमारा बेसिक सही होना चाहिए। हमारे जो शिक्षा अनुष्ठान है उनमें जो छात्र या छात्राएं पढ़ती हैं उनको हमारे जो महापुरुष है, जो इस देश के महापुरुष है, उनके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, इस देश के इतिहास के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा वहां दी जानी चाहिए। तो ये सब पे लागू होती है, ये कोई इसको आप जी क्या अभी तक नहीं दी जा रही? नहीं कह रहा नहीं दी जा रही थी, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको वैधानिक मानदंड है उनके अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि उस स्कूल में जो शिक्षक जो शिक्षा दे रहे हैं उनको जो फैसिलिटी जो है वो भी उनको अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और उनको जो मिनिमम पे जो है
वो जो हम वो मिनिमम पे जो हमारा जो नेशनल काउंसिल के हिसाब से जो तय होता है उस हिसाब से उनको उसको पे मिलनी चाहिए, तो ये उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और वहाँ प्रमोद जी, हमने भी देखा है कि जो मदरसा के जो टीचर्स होते हैं उनको अक्सर उनकी सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती। ये बहुत अच्छी बात है, यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनको जो तनख्वाहें हैं, जो सैलरी है, वो वक्त पे मिलेंगी। उनको सैलरी भी मिलनी चाहिए, वहाँ शिक्षा का स्तर भी सुधरना चाहिए। और हमारी सरकार ने उसके लिए आज जो हमारी माइनॉरिटी की जो बहनें हैं, जो छात्राएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके लिए हमने 250 करोड़ रुपया असम सरकार ने निर्धारित किए हैं। स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। वो तो अलग बात है। नहीं, अलग बात क्यों है? ये नहीं, जो लोग अल्पसंख्यकों के नाम में जो दुकानदारी चला रहे हैं और अल्पसंख्यकों को आज 60 साल से गुमराह जो कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप अल्पसंख्यकों के नाम में राजनीति मत करिए, तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए, अपीजमेंट की राजनीति मत करिए। हमारा सबका सिद्धांत है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, सबका साथ सबका विकास, और इसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को कि 250 करोड़ हमारा जो माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं, जो क्षत्रिय है, उनके लिए तो वहाँ हमारे बजट में वो मुकर्रर किया गया, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारा जो आज बिल वहाँ हमारे मदरसा के जो प्रोविंशियलाइजेशन बिल हमारे असेंबली में आज इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका तो एक बात तो हमारे पूरे हिंदुस्तानी जितने हमारे सामीन हैं उनके लिए हम ये कहते हैं कि हमारे असम में 1967 से मदरसा सिस्टम को प्रोविंशियलाइज किया गया, और 1967 से बहुत सारे इतना मदरसा है जो गवर्नमेंट ने प्रोविंशियलाइज किया और उनका तनख्वाह सैलरी गवर्नमेंट दे रहे हैं। और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मदरसा गुज़श्ता 15-20 साल से कायम हुआ था जिसको अभी तक प्रोविंशियलाइज नहीं किया गया था, वो भेंसार के तौर पे चल रहे थे। तो अभी इस बिल के तहत उस जितने भेंसार मदरसा थे उनमें से कुछ मदरसा को फिर प्रोविंशियलाइज करने के लिए बिल को लाया गया। लेकिन इसमें एक बात बहुत अफसोस की बात है कि इसमें जो बिल आज इंट्रोड्यूस किया गया उनके आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 में एक बात कहेगी, फॉर क्रिएशन ऑफ द पूल अंडर सब सेक्शन 1 द फॉलोइंग सोर्सेज शैल बी कंसिडर्ड। नंबर 1 प्रोसीड ऑफ स्टेट लॉटरीज, नंबर 2 एजुकेशन सेस ऑन पेट्रोल डीजल नॉट एक्सीडिंग रुपीज 0.50 पर लीटर, नंबर 3 5% ऑन एग्जेम्पशन रीइंबर्समेंट to any industrial entrepreneur under industrial policy or equivalent policy thereon. Number 4 state excise duty, duty on alcohol, tobacco product etc. तो हमारा सवाल ये है कि इसके पहले भी इसे विधानसभा में जितने स्कूल्स, कॉलेज और फॉर्मल एजुकेशन के लिए एक बिल कुछ दिन पहले 15 दिन पहले पारित किया गया था हमारे विधानसभा में, और वहाँ सैकड़ों हजारों टीचर्स के जॉब उनका प्रोविंशियलाइज करने का और उनको सैलरी मिलने के लिए वो हमने कानून जो बिल है वो हमने पारित कर दिया। और वो जो मदरसा बिल आज लाया गया है उनमें सिर्फ 500 से 600 टीचर्स का वहाँ उन लोगों का जॉब प्रोविंशियलाइज होगा और उन लोगों को तनख्वाह मिलेगा, और इस सिर्फ उस 5 से 600 टीचर्स के लिए वहाँ पेट्रोल डीजल में प्राइस हाइक करने का ज़रूरत हो गया, और स्टेट लॉटरीज और 5% रीइंबर्समेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटी, उनसे इस पूल फंड क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट में इस बिल में यहाँ एक क्लॉज इंक्लूड किया। लेकिन हमारा बात ये थी जितने स्कूल्स और कॉलेज जो बिल गुज़श्ता हफ्ता में पारित हुआ वहाँ तकरीबन 20 से 30 हजार टीचर्स का सैलरी जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट के बजट से दिया जाएगा, इस मदरसा के लिए सिर्फ 500 से 600 टीचर्स के लिए हमारा पेट्रोल प्राइस हाइक करना पड़ा और हमारा डीजल में प्राइस हाइक करना पड़ा, और वहाँ स्टेट लॉटरी इससे पूल फंड में आएगा। गुज़श्ता साल में तकरीबन 15,000 टीचर्स, स्टेट टीचर्स को अपॉइंटमेंट किया गया। प्रमोद स्वामी जी, कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिनमें कमी बताई जा रही है। प्रमोद स्वामी जी, देखिए हमारी जो ये आसाम जो सरकार है ये अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से अभी दरमा दे रही है सरकारी जो कर्मचारी है उनको, और हम ये चाहते हैं कि मिनिमम पे फॉर टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ
जो है और जो स्कूल्स के है उनको जो है उचित सम्मान मिले और उनको उचित उनको जो है मुआवजा उनको मिलना चाहिए जो वो आज शिक्षा का जो शिक्षा दान वो लोग कर रहे हैं। तो अब इसमें ऐसा है कि ये बिल टेबल किया जाएगा, इसके बाद में उस पर विधानसभा में बहस होगी, जहां जो हमारे विरोधी दल के हमारे मित्र बैठे हैं इनको भी अपनी बात वहां विधानसभा में रखने का मौका मिलेगा, इसके ऊपर में डिस्कशन होगा और डिस्कशन होने के बाद में इसको पारित किया जाएगा। तो वहां हमारी सरकार एकदम हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है कि अगर कोई सकारात्मक सुझाव अगर विपक्षी दल का कोई भी नेता या कोई भी विधायक देता है तो सकारात्मक सुझावों के ऊपर में हमारी सरकार जो है बिल्कुल उसके ऊपर में विचार करेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जो हमारा अमीनुल इस्लाम साहब, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, बहुत मुख्तसर से जानना चाहेंगे क्या कुछ आप चाहते हैं सरकार से इस बिल के लिए? इस बिल के लिए हम चाहते हैं कि इस बिल में कुछ शराइत ऐसे रखा गया कि जो मदरसा 1/1/2006 से बाद रिकॉग्निशन मिला उनको इस बिल से खारिज कर दिया गया, उनको प्रोविंशियलाइजेशन नहीं किया जाएगा। और ऐसे कुछ मदरसा है, ऐसा बहुत सारे टीचर्स है जो 15, 20, 25 साल तक मदरसा में घनसार मदरसा में वो लोग काम कर रहे हैं, वो भी उन लोगों का पोस्ट भी प्रोविंशियलाइज किया जाए, कोई भी डिप्राइव ना हो। और आफ्टर 1/1/2006 जिसको रिकॉग्निशन मिला उनको भी शामिल किया जाए ताकि उनको प्रोविंशियलाइज से खारिज करके इतने और सैकड़ों शिक्षक जितने हैं उनको यहाँ से खारिज नहीं किया जाए। उनका प्रोविंशियलाइज नहीं करने के बावजूद उनको जो तनख्वाह मिलना चाहिए उस हुकूक से उनको महरूम नहीं किया जाए, वो हमारा दावा है। स्वामी जी, देखिए कुछ चीजें जो है वो निकल कर सामने आई है, उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये चीजें जो है ये प्रैक्टिकली होंगी। प्रमोद जी? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी पॉजिटिव सजेशंस है उस सजेशन को हमारी सरकार बिल्कुल जो है वो मानेगी, ऐसा बात नहीं है। उस पे डिबेट होगी विधानसभा में और जो पॉजिटिव है वो हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए और सिर्फ अपीजमेंट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब हम राजनीति करते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है वो राष्ट्रहित होना चाहिए, राष्ट्रहित की अंतर्गत हमारी राजनीति होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ जो कुछ लोग हैं वो सिर्फ आपको मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और गुमराह कर करके अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन 60 सालों में उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, आप जब एक मिनट रुकिए, आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आज अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो चिंता कर रहे हैं उन लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 60 वर्षों में क्या किया? उन लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय को सिर्फ वोट बैंक की तरह उन लोगों ने यूज किया। आज भी आप चरणचल इलाका जो है वहां जाइए, वहां शिक्षा का अभाव है, वहां चिकित्सा का अभाव है। तो हमारी जो सरकार है कि मदरसे जो आसाम में है उनको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको कायदा कानून के मुताबिक चलना चाहिए। प्रमोद जी, मदरसों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं किसी भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति को किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो जिहाद या राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध सरकार सख्ती अपनाएगी, इसमें क्या, ये हमारा स्पष्ट नीति है। ये तो करना ही है। तो लेकिन अगर राष्ट्र हितों के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करता है, राष्ट्र को उन्नति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए अगर कोई काम करता है तो उसका स्वागत है। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मदरसा जितने हैं, मदरसा में राष्ट्र प्रेम सिखाया जाता है और जो हिंदुस्तान में जो आजादी मिली थी, आजादी नहीं, राष्ट्र प्रेम सिखाया जाता है, लेकिन ये जिहादी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? चलिए ठीक है, ये भी एक सवाल है, इसके ऊपर में भी हमें चिंतन करना चाहिए ना। जो मदरसे हैं उन पर हुकूमत किस तरह से नकेल कसने की तैयारी कर रही है, उस पर
ऊपर हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान रहे। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अमीनुल इस्लाम साहब जो कि एमएलए हैं ढींग से, प्रमोद स्वामी जी जो कि बीजेपी लीडर हैं। प्रमोद स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हालांकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खास बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।